सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, वी आर बैक विद पार्ट नंबर 3 फॉर क्लास 12th। ठीक है ना। जैसे कि आप सब जानते हैं बच्चों, अकाउंटिंग रेशियोज वाला चैप्टर चल रहा है और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, नो नीड टू क्रैम बिकॉज हम हैं तो क्या गम है। ठीक है ना। तो इससे पहले वाले लेक्चर में बच्चों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सॉल्वेंसी रेशो चल रहा है, आप सब जानते हैं। लिक्विडिटी रेशो हम कर चुके हैं। सॉल्वेंसी रेशो में क्या क्या किया था पिछले लेक्चर में, कोई मुझे बताएगा? जी सर, एक तो डेट इक्विटी हो गया था, उसके बाद सर टोटल एसेट्स टू टर्न टू डेट रेशो। ठीक है। तो सर दो और रह गए हैं, कौन कौन से, जिसपे आज चर्चा होगी। एक तो रह गया है हमारा प्रोप्राइटरी रेशो, है ना, प्रोप्राइटरी रेशो। ठीक है। इसका आज मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवा दूंगा। एक तो इस पे चर्चा होगी और दूसरी और चौथी चर्चा होगी हमारी, दूसरी चर्चा होगी हमारी, जो चौथा पॉइंट है हमारा, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। देखो मैं फिर से बोल के चलूंगा, इतने फॉर्मूलाज हैं, इतने फॉर्मूलाज हैं, नो नीड टू क्रैम। मैं आप लोगों को ऐसी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देके चल रहा हूं कि आप सीधा देख के ही बता दोगे, नाम से पढ़ के ही बता दोगे। ठीक है ना। तो इसमें ये चीज नहीं है कि सर ये तो हमें क्रैम करने को बोला है। छोड़ दो यार, जिसने बोला जो बोला छोड़ दो। अब सुन लो, मेरी सुन लो ढंग से। एक नाम से जज करना शुरू किया करो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ना शुरू करो। डेट इक्विटी की बात करी थी, दैट मींस दे आर मेकिंग अ कंपैरिजन बिटवीन डेट एंड इक्विटी। डज इक्विटी मींस इक्विटी शेयर कैपिटल? नो सर, इक्विटी मींस फुल इक्विटी। दैट मींस जिसमें प्राइमरी ऑनर, सेकेंडरी ऑनर सब कवर होते हैं। ठीक है ना। रिजर्व एंड सरप्लस, सर शेयर होल्डर फंड पड़ा था, वो सारा अच्छे से समझा चुका हूं। तो अभी तक ये वाला लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखा तो पहले प्लीज वो देख के आइए, बिकॉज बहुत ही अच्छे समझाया। ट्रस्ट मी, एक बार देख लोगे कभी कोई डाउट नहीं आएगा। एंड आई होप आपने सारे क्वेश्चन ट्राई कर लिए हैं। नहीं ट्राई किए, व्हाट्सएप पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हो आप हमसे। ठीक है ना। तो बच्चों, इसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन में बना आ रहा होगा। तो आज हमारी जो चर्चा होगी वो पहली चर्चा होगी प्रोप्राइटरी से। दिमाग में यही रखना है, सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है। सॉल्वेंसी का मतलब होता है एबिलिटी टू पे। ठीक है, ये चीज का भी ध्यान रखना है, इसको इसके चक्कर में ये मत भूल जाना। सो प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, देखो नाम से ही पता लग रहा है क्या। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोप्राइटर? सर दुकानें देखी हैं, जब मैं जाता हूं रोड से ना, तो दुकानों पे लिखा होता है प्रोप्राइटर वीके शर्मा, प्रोप्राइटर दिस शर्मा, जो भी नाम वगैरह होते हैं सब कुछ लिखा होता है। सर प्रोप्राइटर का मीनिंग होता है ऑनर। बहुत बढ़िया। प्रोप्राइटरी रेशो का मतलब क्या है? सर अभी ये नहीं पता कि क्या फॉर्मूला, बट एक चीज तो क्लियर है। सर क्या? सर ऑनर से रिलेटेड बात है। ठीक है, मुझे फटाफट से एक चीज बता के चलो बच्चों। कंपनी में ऑनर हम किसको बोलते हैं? मैं जानता हूं फटाक से एक नाम आएगा, सर इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को ऑनर बोलते हैं। याद कीजिए, थोड़ा सा पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए, कि सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को ही मैंने ऑनर बोलना सिखाया। आपका आंसर बिल्कुल सही है, उनको ऑनर बोलते हैं। याद कीजिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या? मैंने आपको एक टर्म बताई थी, कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको मैं फुल कैपिटल स्ट्रक्चर बोलता था। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता था? सर इसमें इंक्लूड होता था इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसको मैं ईएससी बोल रहा हूं। सर इसके अंदर इंक्लूड होता था रिजर्व एंड सरप्लस वाले। सर इसके अंदर इंक्लूड होता था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर इसके अंदर इंक्लूड होता था, माइनस करते थे, फिक्स्ड एसेट्स। प्लस इसके अंदर सर होता था इंक्लूड लोन। ठीक है ना, लोन वगैरह इंक्लूड होके चलता था। ठीक है, वो प्लस करंट लायबिलिटी, वो पीछे वाला पॉइंट था। अभी सिर्फ यही चीजें इन्वॉल्व होती थी। तो सिर्फ मुझे इन चारों पांचों चीजों में से सिर्फ वो बताइए, सर ऐसा पैसा जो ऑनर से रिलेटेड हो। मैं मानता हूं आपके दिमाग में आया इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस के भी अंडर पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये सब डिस्कस कर चुके हैं, छोड़ दो इसको। ऑनर का पैसा, सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे सारी बात आ गई। सर आपने हमें ये सिखाया है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आई अग्री दैट दे आर नॉट द ऑनर्स, बट सर इफ कंपेयर टू लोन, इफ कंपेयर टू डिबेंचर्स, सर लोन तो नहीं है सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। That means equity share capital is a secondary, primary honor, and can we call, if comparing with debentures or loan, can we call preference share capitals as the secondary honor? Yes. सर इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को भी डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को भी डिविडेंड मिलता है। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले सर लोन होते ना तो इंटरेस्ट देते, या कूपन रेट पे इनको इंटरेस्ट देते हैं हम। सर इनको इंटरेस्ट नहीं देते, डिविडेंड देते हैं। तो मुझे फटाफट से आप बता के एक चीज चलिए बच्चों, कि जो ये होके चलता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दीज आर द सेकेंडरी ऑनर्स। तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछ के चलूं कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑनर का पैसा, तो दिमाग में एक चीज आनी शुरू हो जाएगी। क्या? सर शेयर होल्डर फंड लिख दीजिए ना। सर शेयर होल्डर फंड लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि सर शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या क्या आता है?
सर शेयर होल्डर फंड में आपने बैलेंस शीट में समझाया था, एक तो आता है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर डजंट मीन इक्विटी शेयर फंड। इक्विटी शेयर मींस इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा, ऑनर का पैसा, ठीक है। तो सर शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, ठीक है। शेयर होल्डर फंड में सर एक तो इक्विटी शेयर आ जाएगा, सर एक प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा, और सर रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा, ऑनर का पैसा जिसे हम बोलते हैं, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो। फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर देना। सीधी सीधी बात है मेरे बच्चों कि जो इक्विटी शेयर, जो शेयर होल्डर फंड होता है, उसमें से जो लोन वाला पैसा है, जो हमने लॉन्ग टर्म लोन लिया, डिबेंचर्स लिया, उसको अलग कर दो, आपके पास एक शेयर होल्डर फंड हो गया। इस पे ज्यादा चर्चा करने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये चीजें मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर और अच्छे समझनी है, पीछे वाला लेक्चर देख लो, समझ में आ जाएगा। तो बात आती है प्रोप्राइटरी रेशो में। सर प्रोप्राइटरी रेशो में आपने ऑनर का पैसा कैसे निकालना है वो तो क्लियर कर दिया, बट हमें ये तो बताइए, रेशो मींस कंपैरिजन बिटवीन द टू। सर कैसे दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करना है? सर एक चीज तो मुझे पता लग गई, क्या? एक चीज तो सर मुझे पता लग गई कि इसकी एक चीज का जो इसका फॉर्मूला बनेगा, किससे कंपेयर करेंगे। पहली चीज मुझे पता लग गई, क्या सर? पहली चीज हमारी होगी इसमें इक्विटी। इक्विटी फंड नहीं लिख रहा हूं, इक्विटी लिख रहा हूं, सब कुछ कवर होता है उसके अंदर, प्लीज। इक्विटी, या फिर सर मैं इसको बुलाता हूं प्रोप्राइटर्स फंड, या सर मैं इसको एक और नाम से बुला सकता हूं, कौन से? शेयर होल्डर फंड। हाँ सर, ये बढ़िया, ये दोनों तीनों नामों से आप बुला सकते हो, क्योंकि इक्विटी का मतलब भी होता है उसके अंदर प्रेफरेंस, सब कुछ इक्विटी का पैसा, रिजर्व एंड सरप्लस होता है। प्रोप्राइटर फंड का मतलब होता है ऑनर का पैसा, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, उसके अंदर भी सब कवर होता है। और शेयर होल्डर फंड तो सर आप करवा ही चुके हो। सर ये चीज तो मुझे पता लग गई, बट सर इट्स अ रेशो, इसके किसको कंपेयर करेंगे? तो ये रेशो आपको ये बोलती है, देखो बच्चों, हर कोई चाहता है कि ये जो मेरी कंपनी है, ये जो फर्नीचर है, ये सोफा पड़ा है, ये मशीनरी है, ये बिल्डिंग है, ये कैमरा है, सब कुछ जो भी एसेट्स वगैरह हैं, हर कोई ये चाहता है बच्चों, चाहे करंट एसेट हो, चाहे फिक्स्ड एसेट हो, चाहे नॉन करंट हो, हर कोई ये चाहता है कि मेरे पैसे से खरीदा जाए। मैं जितना हो सके अपने दिमाग से, छोड़ दो कंपनी का कॉन्सेप्ट, अपने दिमाग से सोचो कि आप ये नहीं चाहोगे कि यार ये जो मैं चीजें ले रहा हूं ये मेरे पैसे से खरीदा जाए, और कम से कम, देखो पैसे हर किसी के पास सारे नहीं होते कंपनी में, वो यही कहता है कि ये जो सारी चीजें मेरे पैसों से खरीदा जाए, और कम से कम जितना हो सके, कम से कम मैं दूसरों से बोरो करके ये चीजें खरीदूं, वो जितना हो सके वो कम हो सके, ठीक है। तो ये वाला अब अकाउंटिंग रेशो आपको ये बोल के चलता है कि यार ये देख लो, क्योंकि देखो दिमाग में क्या रखना है, सॉल्वेंसी रेशो के अंडर आ रहा है। तो ये वाला अकाउंटिंग रेशो आपको ये बोल के चल रहा है कि यार तुमने जो अपना पैसा लगाया, मतलब प्रोप्राइटरी, मतलब इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर फंड वाला पैसा लगाया है, वो कितना लगाया है, वो कितना प्रोपोर्शनेटली है एज कंपेयर टू टोटल एसेट्स। मतलब कि अगर मैं इसका फॉर्मूला ऐसे लिख के चलूं, इक्विटी दिस अपॉन में टोटल एसेट। बच्चों टोटल एसेट के अंदर क्या क्या आ जाते हैं? अरे सर करंट और नॉन करंट दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इसका ये है कि अगर इसका 2 रुपए आ रहा है इक्विटी प्रोप्राइटर फंड शेयर होल्डर से, तो उस 2 रुपए में से, ठीक है ना, ये जो 1 रुपया जो है इसका मान लेते हैं टोटल एसेट। तो टोटल एसेट अगर 1 रुपया है, दैट मींस 2 रुपए हमारा प्रोप्राइटरी का फंड है, शेयर होल्डर का फंड है। एक सुकून है मन में, क्या कि ज्यादा से ज्यादा जितना पैसा लगा है ना, वो मेनली हमारा प्रोप्राइटरी फंड से लगा है। अब इसमें एनालाइज करने वाली क्या बात आई? सर इसमें एनालाइज करने वाली ये बात आई है कि सर जितना हो सके ये रेशो ज्यादा होगी ना, ये रेशो जितनी हायर होगी उतना अच्छा होगा। पूछो क्यों? सर क्योंकि हम ये मान के चलेंगे ना सर कि ज्यादा से ज्यादा ये जो एसेट में हमने पैसा लगाया है ना, ये ज्यादा से ज्यादा सर हमारे अपने पैसे, इन पैसों से लगा हुआ है। सर लोन वालों से छोड़ दो, जितना लोन लोगे बच्चों उतना टेंशन वाली बात होती है कि नहीं होती, और जितना अपना पैसा लगाओगे एसेट्स पे उतनी कम टेंशन वाली बात होती है कि नहीं होती? यस। तो ये आपका होता है क्या? प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं बुक से, फिर ये मत बोलना कि सर पढ़ा नहीं आपने। Proprietary ratio बच्चों, a higher proprietary ratio is generally treated as an indicator of sound financial position from long term point of view, ठीक है ना? Because it means, क्या मीन करता है अगर ये हाइयर रेशो होती है? दैट अ लार्जर proportion of total asset is provided by equity and hence the firm is less dependent on external sources of finance। कहता है ज्यादा रेशो होगी तो क्या शो कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारा एसेट से, ज्यादा से ज्यादा जो एसेट से पैसा लगाया गया है वो कहां से लगाया गया? हमारे अपने पैसों से, अपनी पॉकेट से लगाया गया।
हम ज्यादा कम डिपेंडेंट हैं हम किस पे, बाहर वाले पैसे से, ठीक है। तो बच्चों इसका एक क्वेश्चन मेरा मन था कि मैं आपसे करवा दूं, बट इस क्वेश्चन में ना ये पता है क्या बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि डेट इक्विटी, देखो डेट इक्विटी में पढ़ा चुका हूं, आपको कसम लगे ये खुद करोगे आप, ठीक है ना। इसमें मैं आपको प्रोप्राइटरी रेशो निकालना सिखा देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन आ रहा है आप सबकी स्क्रीन के सामने, कहता है कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशो, वो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। कहता है एंड प्रोप्राइटरी रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दिया है। बच्चों प्लीज नोटिस कर लेना, इट्स अ लॉस बिकॉज इट्स रिटर्न एज नेगेटिव बैलेंस। ये जो ब्रैकेट लगता है दैट मींस इट्स अ बैलेंस ऑफ माइनस वाला बैलेंस। 6% डिबेंचर्स दिए हैं, लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई दिया है, करंट लाइबिलिटीज दिया है, गुडविल दिया है, अदर नॉन करंट एसेट्स दिया है और करंट एसेट दिया है। डेट इक्विटी रेशो खुद निकालिए आप, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्रोप्राइटरी रेशो की। तो प्रोप्राइटरी रेशो का जस्ट अभी 1 सेकंड पहले मैंने आप सबको फॉर्मूला बताया है लॉजिक रीजन के साथ कि कितना ऑनर का पैसा एसेट पे लगा हुआ है, ठीक है ना। तो प्लीज जब भी आप प्रोप्राइटरी की बात करेंगे ऑनर दिमाग में रखना, एसेट दिमाग में रखना और फॉर्मूला लिख देना, रट्टा मत मारना, ठीक है। तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है हमारा, इसमें फॉर्मूला होता है हमारा शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो बच्चों इसमें ये फॉर्मूला होता है कि शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। अब सर इसमें घबराना मत कि सर इक्विटी लिख सकते हैं, लिख दो यार, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसमें शेयर होल्डर फंड कैसे निकालते हैं, मैं एसएफ लिखता हूं सर। शेयर होल्डर फंड में सर फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है सर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व शेयर, सब कुछ होता है, लिख दो ना, क्या प्रॉब्लम है। तो शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल नजर आ रहा है, हाँ सर बिल्कुल आ रहा है, कितने का सर, ये नजर आ रहा है 15 लाख रुपए का। बच्चों ये मैं शेयर होल्डर फंड निकाल रहा हूं, एसएफ लिखा है, आप पूरा पूरा लिख के चलेंगे प्लीज। सर इसमें जनरल रिजर्व, सर रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है, ये भी शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है, ठीक है ना। तो इसमें ये होगा 10 लाख, 1 2 3 4 5। एंड सर जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो बैलेंस आया है वो लॉस आया है सर, प्रॉफिट होता प्लस कर देते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, बट सर अब माइनस करेंगे क्योंकि लॉस है, तो क्या कर देंगे 1 लाख रुपए। और भी देख लो, फिर बाद में मत बोलना कि नहीं देख पाए सर, और नहीं सर, और कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है, ठीक है। तो 15 लाख प्लस 10 लाख होता है 25, 25 में से एक गए होता है 24 लाख। वेरी वेरी गुड, ठीक है। ये तो निकल आया मेरा शेयर होल्डर फंड। अब टोटल एसेट, टोटल एसेट में क्या होता है सर, टोटल एसेट्स में सर सब कुछ आता है, करंट और नॉन करंट, जो देख लेते हैं ना सर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बच्चों आपको ना कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने कॉन्सेप्ट लगाना शुरू किया करो, ठीक है। अब ये नहीं होगा कि आपको सिंपल क्वेश्चन में ये गिवन होगा करंट एसेट, सर मैं करंट एसेट ढूंढ रहा हूं कहां लिखा है यार, करंट एसेट के अंदर अगर स्टॉक दे रखा है तो वो भी तो करंट एसेट है, लगा सकते हो ना, हाँ। तो प्लीज इन चीजों पे ध्यान देना प्लीज, ठीक है। तो सर इसमें करंट एसेट्स में आपको दिया हुआ है सर, एक तो करंट एसेट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सर गुडविल, सर इंटेंजिबल एसेट है सर, एसेट का पार्ट होता है, ठीक है ये भी लिख देंगे। और सर अदर नॉन करंट एसेट्स भी दिए हुए हैं, तो उसमें प्लस कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल प्लस करिए, 1 2 3 4 5, प्लस इसमें कर दीजिए अदर नॉन करंट एसेट 1 2 3 4 5, प्लस इसमें कर दीजिए करंट एसेट 1 2 3 4 5, ठीक है। सो कितना हुआ यहाँ पे, ये हो गया 45 लाख रुपीस। तो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोप्राइटरी रेशो का निकाल दीजिए। सर प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला होता है कि शेयर होल्डर फंड जो कि है हमारा, जिसको इक्विटी बोलते हैं, ये हो गया 24 लाख, ठीक है, और इसमें हो गया 45 लाख। सो कितना हो गया, इसका मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ, एक बार यार दोबारा से करके देख लेता हूं। 24 डिवाइडेड बाय 45, ये आ रहा है मेरा 0.5333। सो प्रोप्राइटरी रेशो बच्चों आपकी आ गई है 0.533। समझ में आया है कि नहीं आया कि प्रोप्राइटरी रेशो का मतलब क्या है, क्या नहीं है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्यों ये फॉर्मूला बना, अच्छे से समझ लो। एक क्वेश्चन दे दूंगा आप लोगों को प्रोप्राइटरी रेशो का एट द एंड ऑफ द लेक्चर, प्लीज ट्राई कर लेना। तो इसके बाद हमारा प्रोप्राइटरी रेशो हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो की, ठीक है। अब देखना मतलब समझना, क्योंकि मेरे को नाम से तो आपको नहीं समझ में आएगा। चलो इंटरेस्ट कवरेज रेशो में नाम से बताओ, अगर कोई गैस मारना चाहे तो। सर इंटरेस्ट को कवर करना, ठीक है, नॉर्मल स्टूडेंट तो ये जवाब देगा, ठीक है। अब इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। बच्चों हम लोन क्यों लेते हैं, मैं नॉर्मल भाषा में डिबेंचर वेंचर नहीं बोल रहा हूं, मैं लोन की बात कर रहा हूं जिसपे इंटरेस्ट जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट वाला पॉइंट यहाँ है, दैट मीन्स लोन से रिलेटेड है, ठीक है। सर हम लोन इसलिए लेते हैं कि हम उसे अपने बिजनेस में लगा पाए और उस बिजनेस से प्रॉफिट कमा पाए, ठीक है, और थोड़ा सा हिस्सा सर इंटरेस्ट का निकाल देते हैं उसमें से, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। मेरे लोन लेने का तभी फायदा है कि अगर मैं 1 लाख रुपए का लोन ले रहा हूं,
उस पे मुझे 10,000 रुपए का इंटरेस्ट देना है, तो यार अगर 1 लाख का लोन मैं अपने बिजनेस में लगा रहा हूं तो कम से कम यार 10,000 से ऊपर तो कमाऊं ना, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉफिट का पार्ट बचे और उसमें से मैंने इंटरेस्ट भी देना है। उस चीज का क्या फायदा है बच्चों कि अगर मैं 1 लाख रुपए का लोन ले रहा हूं और मुझे सिर्फ वो जो पैसा मैंने बिजनेस पे लगाया है उससे मुझे हो रहा है 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, बट ये 10 के 10,000 का जो प्रॉफिट है ये चला जाता है कहां? इंटरेस्ट में। उस चीज का क्या फायदा है? मैं धंधा इसलिए खोलता हूं, मैं लोन इसलिए लेता हूं ताकि वो मैं अपने बिजनेस में अपने धंधे पे लगाऊं। कम से कम ना हो तो, कम से कम बात कर रहा हूं, वैसे तो आप छोटे से भी खुश हो जाओगे, बट मैं ज्यादा हम अमाउंट लेके चलते हैं कि 40,000 का प्रॉफिट तो होना सर कम से कम। सर इसमें से अगर मैं 10,000 का इंटरेस्ट भी निकाल लेता हूं तो सर 30,000 का प्रॉफिट तो इन हैंड बचेगा ना मेरा। यस और नो? हर किसी का मन यही करता है। बात हो रही है सॉल्वेंसी रेशो की, कैपेबिलिटी की। बात जब होती है कैपेबिलिटी की, कितना आप कैपेबल हो, इस रेशो में भी वही बात हो रही है। ये रेशो वो चीज बोल के चल रही है जो मैंने आपको यहां पे सिखाई है। अब मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान देना। ये रेशो आपको बोलती है वेदर, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, वेदर यू आर कैपेबल, कंपनी से सवाल पूछा जा रहा है इस रेशो के थ्रू, वेदर कंपनी यू आर कैपेबल टू पे योर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहां से देते हैं? एक चीज तो क्लियर है सर, प्रॉफिट से इंटरेस्ट आता है, ठीक है। वेदर कंपनी यू आर कैपेबल इनफ टू पे इंटरेस्ट आउट ऑफ योर प्रॉफिट्स। ये सवाल पूछना जा रहा है। सब बच्चे प्लीज मेरे साथ लिखेंगे। कंपनी से सवाल पूछा जा रहा है क्या? वेदर कंपनी यू आर एबल, एबल और कैपेबल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वेदर यू आर कैपेबल टू पे इंटरेस्ट आउट ऑफ योर प्रॉफिट्स। कंपनी कब कैपेबल होगी? जब हाथों में अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, उसमें से पार्ट निकालेगी, तभी कैपेबिलिटी इसकी मानेंगे ना, ऐसे थोड़ा कैपेबिलिटी मान लेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए बच्चों? आप खुद बताओ सर। इसका फॉर्मूला, एक चीज तो सर मुझे पता है, क्या सर? एक चीज तो आएगी सर कि इंटरेस्ट के चार्जेस कितने हैं, ठीक है। इंटरेस्ट कितना निकालना है? फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। और दूसरा सर किससे कंपेयर करेंगे? सर प्रॉफिट में से कितना हम टुकड़ा निकाल पा रहे हैं, हम इतने कैपेबल हैं कि प्रॉफिट में से फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस का टुकड़ा निकाल पाए। सो सर दूसरी चीज कंपेयर की होगी हमारे पास, प्रॉफिट। बट बच्चों इसमें कौन से वाला प्रॉफिट आएगा? आप लोग आगे पढ़ेंगे कॉस्टिंग सब्जेक्ट में, मैं आपको इनकम स्टेटमेंट पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। एक प्रॉफिट होता है, मान लीजिए ये इनकम स्टेटमेंट है, ओके, ये इनकम स्टेटमेंट है, आपका प्रॉफिट निकल गया। अभी इस प्रॉफिट से इंटरेस्ट माइनस होना बाकी है, और जो कंपनी का प्रॉफिट आता है उस पर टैक्स लगना भी बाकी है। मानते हो कि नहीं मानते? यस सर मानते हैं। तो यहां पे कौन से वाला प्रॉफिट लेंगे? सर यहां पे इंटरेस्ट माइनस वाला प्रॉफिट थोड़ा ना लेंगे सर, हमें कौन से वाला प्रॉफिट चाहिए कि इसमें से हम हिस्सा अगर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। दैट मींस अभी इस प्रॉफिट में हिस्सा है इंटरेस्ट का। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ जी। तो ये वाला प्रॉफिट कौन सा हुआ? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड अभी तक टैक्स भी नहीं गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से माइनस होएगा बच्चों इंटरेस्ट, उसमें से माइनस होएगा बच्चों टैक्स, ये आएगा हमारा प्रॉफिट। हमें क्या ये प्रॉफिट चाहिए? सर कंपेयर कर रहे हैं कि मेरे हाथों में एक प्रॉफिट है, क्या मैं इसको देख रहा हूं प्रॉफिट को कि क्या मैं तेरे से इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकता हूं। दैट मींस उस प्रॉफिट में अभी इंटरेस्ट वाली अमाउंट इंक्लूडेड है। तो हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए? सर हमें प्रॉफिट चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। टैक्स मैं इसलिए बोल रहा हूं बच्चों, जब तक इंटरेस्ट माइनस नहीं करोगे ट्रू प्रॉफिट नहीं आएगा, उसमें से टैक्स कैसे माइनस कर लोगे, इसलिए मैंने आपको बोला बिफोर टैक्स। तो ये क्या बोल के चलता है? कहता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को कंपेयर करके चलो, वेदर यू आर कैपेबल टू पे फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। मुझे इसमें अब एक चीज बता के चलो बच्चों, मुझे अब इसमें ये चीज बता के चलो कि जितना ज्यादा ये रेशो होगा उतनी खुशी होगी कि उतना गम होगा आपको? सर जितनी ज्यादा रेशो होगी, जितनी ज्यादा आएगी, सर आप देखिए ना, ये है 3/1 आई है रेशो और ये आई है 6/1। दैट मीन्स सर 3 रुपए का प्रॉफिट हाथ में है, इसमें से मैंने अभी 1 रुपया निकालना है। और दूसरी सिचुएशन क्या है? सर 6 रुपया मेरे हाथ में और मैंने अभी 1 रुपया निकालना है। सर पलड़ा कहां भारी लग रहा है? स्ट्रॉन्ग सिचुएशन किसकी लग रही है सर? इसकी लग रही है। दैट मीन्स कंक्लूजन अपनी अपनी कॉपीज में प्लीज सब लिख लो, हायर द इंटरेस्ट कवरेज रेशो दैट विल बी गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जितनी हायर रहेगी ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी इंटरेस्ट कवरेज रेशो, उतनी अच्छी पोजीशन है एक ऑर्गेनाइजेशन की।
तो बच्चों ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब इसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशो जब भी दिमाग में आएगा, दिमाग में रख लेना यार इंटरेस्ट कैपेबिलिटी मेरे में है पे करने की कि नहीं है आउट ऑफ प्रॉफिट, ये दिमाग में रखना और क्वेश्चन सॉल्व करना। कसम लगे अगर रट्टा मारा इस चीज का, इतने ब्यूटीफुली मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। आप सबकी स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन बना आ रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है, ट्राई कर लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन फुल फ्लेज दे दूंगा जिसमें सारी सॉल्वेंसी रेशो आपको निकालने के लिए दे दूंगा, वो सारी निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑब्टेन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ KX लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जो अकाउंटिंग रेशोस चैप्टर है ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी हैं। उसके बाद एक बच्चे का आई थिंक डाउट भी आया था कि सर अकाउंटिंग रेशोस जो है बैलेंस शीट से कैसे बनाए। बच्चों वही तो सीख रहे हैं हम। आपको मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल के दे दिया, उसके बेसिस पे आप वो बना रहे हो, अकाउंटिंग रेशियोस सॉल्व कर रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ओके, सो कहता है नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर टैक्स 6 लाख रुपए। ओके, उसके बाद कहता है 40 लाख का 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 दे रखा है और टैक्स रेट दे रखा है 40%। कहता है भाई साहब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन जब ऐसी ऐसी सिचुएशन आए ना बच्चों, तो प्लीज पहले ना फॉर्मूला लिख लिया करो, दिमाग में फॉर्मूला रहेगा तो ये रहेगा कि सर मुझे पता है क्या चीज करनी है, ठीक है। सो नेट प्रॉफिट कौन से वाला आफ्टर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट नहीं सर, उसमें तो हिस्सा निकालना है सर। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको किससे कंपेयर कर रहे हो कि इस हिस्से में से क्या मैं इंटरेस्ट पे कर पाऊंगा? उसको कैसे बुलाते हैं बच्चों? उसको बुलाते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। अब मुझे फटाफट से एक बात बताइए, प्रॉफिट जो गिवन है सर, ये जो नेट प्रॉफिट गिवन है ना सर, ये आफ्टर टैक्स गिवन है। ओ माय गॉड, कितने का सर? ये गिवन है आपको 6 लाख रुपए का, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट वाली बात है, वापस आ जाओ इनकम स्टेटमेंट में। क्या मैंने सिखाया है बच्चों? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप क्या होता है सर? इसमें से मैं इंटरेस्ट माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, ठीक है। ये इंटरेस्ट माइनस करने के बाद क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट की इंटरेस्ट चार्ज हो चुका है बट बिफोर टैक्स सर, उसके बाद मैं माइनस करूंगी इसमें से टैक्स, तो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। जो मर्जी नाम से बुलाना है बट कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना ही रखना है। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि प्रॉफिट मैंने आपको दे रखा है, किस चीज का? प्रॉफिट मैंने दे रखा है आफ्टर टैक्स से। बच्चों दिमाग लगा के बताओ, क्या इसमें से सिर्फ टैक्स ही माइनस हो रखा है? टैक्स भी माइनस हुआ है, इंटरेस्ट भी माइनस हुआ है। पूछो क्यों? क्योंकि आपको दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट भी माइनस हो रखा है। और मुझे पहुंचना कहां है सर? मुझे पहुंचना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक टर्म निकालिए, एक फिगर निकालिए जिसमें से टैक्स माइनस नहीं हो रखा, उसमें ऐड कीजिए इंटरेस्ट, तो पहुंच जाएंगे आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में। जब यहां से यहां पहुंचना था तो माइनस कर रहे थे, अब यहां से यहां पहुंचना तो टैक्स और इंटरेस्ट प्लस तो करोगे ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे गलती करते हैं। बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ। बच्चों अगर आपको दे रखा है ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट मींस उसमें से इंटरेस्ट भी माइनस हो रखा है, क्योंकि स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप नंबर 1 होता है माइनस करना इंटरेस्ट, फिर हमारे पास आता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, उसमें से टैक्स माइनस करते हैं, फिर आता है हमारे पास नेट प्रॉफिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें स्टेप नंबर 1 मैं टैक्स को ऐड बैक करता हूं। अब वो कैसे करना है मुझे फटाफट से बताइए। वो भाई साहब कह रहे हैं कि आपका जो टैक्स का रेट है ना वो है 40%। कोई बात नहीं, दैट मींस ये जो 6 लाख रुपए है इसमें से टैक्स माइनस हो रखा है। आप ये सब बात मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ जी सर मानते हैं। मान लेते हैं कि जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स था, मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसमें से अभी टैक्स माइनस नहीं हो रखा, वो है 100। मान लेते हैं, लेट करने में क्या दिक्कत है? यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, ठीक है ना। लेट कर लेते हैं और इस पे लगना है टैक्स कितना? 40% के हिसाब से टैक्स लगना है, ठीक है। इस 40% किसका? सर प्रॉफिट का ही होगा ना। तो 100 का 40% कितना होता है बच्चों? 40। तो ये क्या आया मेरे पास? 60 आया। इसको मैं क्या बुलाऊंगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी सारी नजरें रहेंगी सिर्फ टैक्स पे। इंटरेस्ट का भी रुक जाओ पॉइंट, इंटरेस्ट का पहले स्टेप नंबर नीचे से स्टार्ट करते हैं, टैक्स प्लस करते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट प्लस करेंगे, ठीक है ना। तो सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 60 है सर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 सर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख। क्या सर ये टर्म्स को मैं इक्वली रख सकता हूं? तो इसमें क्या इक्वेशन बना दूंगा मैं? बनाऊंगा 60 इज इक्वल टू 6 लाख, ठीक है। और इसमें लिख दूंगा 1 6 लाख
डिवाइडेड बाय 60। और मुझे क्या चाहिए, मुझे फटाफट से बताओ सर, मुझे चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो मैं इसमें कर दूंगा 100 इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 60, इंटू में 100 होगा ना, हाँ जी, इंटू में 100। फटाफट से बताइए क्या आएगा सर। ये यहां से कट गया और ये हो गया 1 2 3 4 5, ये आ गया हमारे पास कितना, ये आ गया सर 10 लाख रुपया। ओके, मतलब कि 10 लाख का जो था ये था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब समझ में आई सर कहानी। सर 10 लाख का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, इस पे 40% टैक्स लगाया, 40% टैक्स बनता है 4 लाख, सर बचा 6 लाख। अच्छा, तभी यहां लिखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दैट मींस मैं आपको एक स्टेप ऊपर ले गया हूं, जिसमें से टैक्स मैंने प्लस करके यहां पे आ गया प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। मुझे फटाफट से बता के चलिए, ये जो 10 लाख रुपए हैं, क्या इसके अंदर इंटरेस्ट अभी माइनस हुआ है कि नहीं माइनस हुआ? यस सर, माइनस हो रखा है, क्योंकि हम कौन सी स्टेज पे हैं, हम आ गए हैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। तो बच्चों, आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट क्या निकला? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट कितना निकला सर? 1 2 3 4 5। इसमें क्या प्लस करोगे? कहां पे पहुंचना है सर? मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे पहुंचना है, तो इंटरेस्ट प्लस कर दीजिए। तो इंटरेस्ट कैसे निकाला इन्होंने, जरा देखेंगे। कहता है 40 लाख रुपए का 12%। ठीक है, सो इसमें ऐड मैं कैसे करूंगा? 40 लाख का डिवेंचर्स है, डिवेंचर्स हो लोन हो, मैं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1 2 3 4 5 इंटू में 12%। ये बच्चों मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करा, आप भी कर सकते हैं। ये हो गया 4,80,000। ये टोटल हो गया कितना? 14,80,000। व्हाट इज दिस सर? दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर क्या? बिफोर टैक्स, बिफोर क्या सर? बिफोर इंटरेस्ट। सर यही तो चाहिए था, इसकी वजह से ही तो पूरी महाभारत करी। पॉइंट टू बी नोटेड, जो बच्चे गलती करते हैं, आफ्टर टैक्स में इंटरेस्ट भी माइनस हो रखा होता है, तो प्लस करना है टैक्स के बाद। ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या आ गया सर? मेरे पास एक तो आ गया है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एंड सर फिक्स्ड इंटरेस्ट के चार्जेस कितने हैं सर? इंटरेस्ट के चार्जेस सर निकाले तो हैं, क्या दिक्कत वाली बात है। सो मेरी इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जिसको मैं ICR भी बोलता हूं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। 14,80,000 ही था ना? हाँ, और मेरे पास इंटरेस्ट कितने का निकला था? 4,80,000। सर ये भी पहले निकाल लिया था। कितना आया है? 4,80,000। तो इसका क्या फॉर्मूला हो गया? इसको मैंने कैलकुलेट करा हुआ है, आप भी कर सकते हैं। ये आपका रहेगा 3.08 टाइम्स। वैसे तो बच्चों नॉर्मली आप अपनी बुक्स में भी देखेंगे, आपको ये बोला गया है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा होता है। अब कितनी ज्यादा हो? ज्यादा होने को 6 to 7 टाइम्स आना चाहिए इसका आंसर। दैट मीन्स मेरे जो हाथ में प्रॉफिट हैं वो 6 से 7 गुना ज्यादा हैं। किसके? जो मैंने इंटरेस्ट पे करना है। दैट मीन्स मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, मेरे हाथों में जो पैसा बच रहा है वो बहुत अच्छा है। इसका आंसर है 3.08 टाइम्स। मैं ये नहीं कहूंगा कि खराब है, बट यार 6 to 7 टाइम्स होती है तो एप्रोप्रिएट मानी जाती है। ठीक है, तो यही था बच्चों आज का लेक्चर आपका। अगर आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है ना? तो जितना हो सके आज मैंने यार अच्छे से समझाने की आपको कोशिश करी है। प्लीज क्रैम मत करना। अगर हमारी फैमिली का पार्ट हो, आगे और अच्छे से पढ़ना चाहते हो, आप ये सब चाहते हो कि सर आगे वाली क्लासेस में और इस बोर्ड के एग्जाम्स में हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिले, तो प्लीज क्रैम मत करना, क्योंकि इस बार के जो एग्जामिनेशन होंगी वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होंगी। रट्टा बेस्ड वाले बच्चे का कुछ नहीं होने वाला। तभी मैंने उस हिसाब से आप लोगों का स्टडी प्लान बनाया, ताकि कॉन्सेप्चुअली हर चीज समझा सकूं। तो इस लेक्चर के एंड में आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, प्लीज वो कर लेना, और कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।